क्लास 10 CBSE हिंदी और उसमें हमारी पुस्तिका है क्षितिज। तो क्षितिज में हमारे पास 2 खंड है, काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड के हमने लगभग सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। तो गद्य खंड में पहला हमारा था नेताजी का चश्मा, उसके बाद बाल गोविंद भगत, उसके बाद लखनवी अंदाज, उसके बाद एक कहानी यह भी, और नौबत खाने में इबादत। तो ये सारे चैप्टर्स हमने देख लिए हैं। बस एक चैप्टर और बचा है, उसको हम लोग आज देखते हैं। वो चैप्टर है संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। इसके बाद हम लोग काव्य खंड में चलेंगे और काव्य खंड के चैप्टर जैसे रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये मेरे पास बुक है, तो अगर आपके पास भी बुक है तो आप वो बुक निकाल लीजिए और बुक और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है वो है संस्कृति। तो क्षितिज और क्षितिज 10, और अगर हम लोग चैप्टर नंबर देखें तो ये चैप्टर नंबर है 12 हो जाएगा। 10.12 मतलब क्षितिज क्लास 10 चैप्टर नंबर 12, और इस अध्याय का नाम है संस्कृति और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। तो इसमें क्या है, तो इसमें लेखक 2 शब्दों के ऊपर हमें बताते हैं, 2 शब्दों के बारे में हमें बताते हैं। एक हमारे पास है संस्कृति और दूसरा है हमारे पास सभ्यता। तो हमें ये दोनों के बारे में थोड़ा देखना है। एक हमारे पास संस्कृति और दूसरा सभ्यता, ठीक है। तो आप पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत शॉर्ट में एक बार रिवीजन हम लोग करते हैं। तो जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे 2 शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। फिर उसके बारे में बताया गया है। तो क्या यह एक ही चीज़ है अथवा 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। तो इसको उदाहरण से समझाया है लेखक ने। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि जैसे 2 उदाहरण लिए हैं, आविष्कार लिए हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख लें तो हमारे पास हो गया एक आग का जो आविष्कार या आप खोज कह सकते हैं, और साथ ही सुई धागे का आविष्कार। तो यहाँ पर 2 के बारे में हमें देखना है एग्जाम्पल्स में, एक आग का आविष्कार एवं दूसरा सुई धागे का आविष्कार। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि आविष्कार से पहले जिसने ये आविष्कार किया होगा, जिस मानव ने, उसके अंदर योग्यता होगी, है ना। तो ये शब्द हमारे पास महत्वपूर्ण शब्द है, योग्यता। योग्यता, तो पहले उस मनुष्य के पास क्या होगी, योग्यता होगी, ठीक है। और उस योग्यता के आधार पर उसने क्या किया, आविष्कार किया। तो ये जो योग्यता है वो हम लोग अमूर्त कह सकते हैं। इसमें डिफरेंस भी पूछा गया, हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, एक तरह से हमारे विचार जो अंदर हैं, तो वो उसकी योग्यता थी, उसके विचार थे, उसके काबिलियत थी, ठीक है। और उसके अनुसार या उसके बलबूते उसने क्या किया, उसने आविष्कार किया, आग या फिर सुई धागे का। तो यहाँ पर लेखक समझाते हैं कि वो जो चीज़ है ना, वो जो अंदर की योग्यता है, विचार हैं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है संस्कृति। वो मनुष्य संस्कृत मनुष्य है एवं उसके अंदर की संस्कृति उसकी वो योग्यता है, जिसके बलबूते, जिसके बल पर वो आविष्कार कर रहा है या आविष्कार करता है। और वो जो आविष्कार है वो आविष्कार सभ्यता है, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने ये लिखा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति। तो एक हो गई आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार, और दूसरा है वो आविष्कार, ठीक है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति
तो एक वो शक्ति है, एक वो योग्यता है, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार जो हुआ। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। उस व्यक्ति की वो संस्कृति है, उसकी योग्यता। और उस संस्कृति के द्वारा, उस योग्यता के द्वारा जिसका आविष्कार हुआ या जो हुआ है, वो हमारी सभ्यता, या उसे हम सभ्यता कहेंगे। वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके आगे लिखा हुआ है कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त होते हैं। मतलब एक संस्कृत व्यक्ति ने अपनी योग्यता से कोई आविष्कार किया, लेकिन उसकी जो संतान होगी, ठीक है, उसकी जो बाद की पीढ़ियाँ होंगी, उनको ये अपने आप मिल गया। ठीक है, तो वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही हो जाए। मतलब जैसे किसी ने आविष्कार किया कुछ या कुछ खोज की, तो जो आगे के लोग हैं उनको वो खोज या आविष्कार पहले से मिल सकती है। ठीक है, मिल जाएंगी। तो बाद की जो पीढ़ियां हैं उन्हें सभ्य तो कह सकते हैं, अधिक सभ्य कह सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने खोज की थी, जो संस्कृत व्यक्ति था, ठीक है, उसकी तरह संस्कृत हम लोग नहीं कह सकते उसके बाद वाली पीढ़ी को। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तव में संस्कृत व्यक्ति है। ठीक है, तो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? वो जिसने खोज किया था, चाहे बहुत पहले खोज या आविष्कार किया, तो वास्तव में वही संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान, ठीक है, उसकी संतान या उसकी बाद की पीढ़ियाँ, जिसे वह वस्तु अपने पूर्वज से मिल गई, मतलब उस संस्कृत व्यक्ति से मिल गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भला ही बन जाए। मतलब वो जो बाद की पीढ़ियां हैं वो उसकी भांति सभ्य या उससे अधिक सभ्य हो सकता है, लेकिन वो अपने पूर्वज की तरह या उसकी तरह संस्कृत नहीं कहलाएगा, है ना। वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। तो एक उदाहरण है, जैसे न्यूटन का उदाहरण है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं न्यूटन। तो जो न्यूटन थे, उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी, है ना। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ठीक है, तो वो संस्कृत व्यक्ति थे न्यूटन, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब आगे के जो वैज्ञानिक हैं, जो आज की पीढ़ियाँ, उनके बाद की पीढ़ियों के जो वैज्ञानिक हैं, उनको ये न्यूटन से मिल गया था। न्यूटन ने खोज की थी, उनको पता था, और उनको अब और ऐसी बातें पता है जो न्यूटन को नहीं पता होंगी। उस समय विज्ञान की जितनी प्रगति हो गया, विज्ञान जिस संदर्भ में उस हम लोग काल को देखें और आज के काल को देखें, तो आज के वैज्ञानिकों को, आज के लोगों को बहुत अधिक पता है ना। जो उस काल में विज्ञान चलता था, उससे आज के वैज्ञानिक बहुत अधिक जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अधिक सभ्य तो कहा जा सकता है, लेकिन न्यूटन जैसा संस्कृत नहीं कहा जा सकता जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लेखक ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, और इससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, न्यूटन और उनके बाद की पीढ़ी का जो वैज्ञानिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी, तो यहाँ पर वैज्ञानिक ने विद्यार्थी की बात की गई है, मतलब न्यूटन और फिर उनके बाद जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके बारे में बात की गई कि जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और खोज के बारे में पता है ना, तो उसको अधिक सभ्य कह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ और भी चीज़ें पता है विद्यार्थी को जो पढ़ता है, लेकिन उसको न्यूटन जैसा संस्कृत नहीं कह सकते। तो लेकिन उसके साथ ही और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है उस विद्यार्थी को, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा, मतलब न्यूटन को शायद वो बातें नहीं पता होगी। ऐसा होने पर भी आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य हम लोग कह सकते हैं। जो विद्यार्थी है, जो भौतिकी पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, तो उसको अधिक हम लोग सभ्य कह सकते हैं, लेकिन न्यूटन जितना हम लोग उसे संस्कृत नहीं कह सकते। तो ये है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने संस्कृत व्यक्ति की और भी चीज़ें बताई हैं, और भी उसके बारे में लक्षण बताए हैं कि सिर्फ आविष्कार या खोज करने की योग्यता नहीं, जो व्यक्ति त्याग करता है, दूसरों के लिए त्याग करता है, दूसरों का परोपकार करता है, दूसरे के लिए जीता है, हेल्प करता है, मदद करता है, उसे भी संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है
कि जो त्याग करता है ना, जो परोपकार करता है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, उसे भी संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। तो जिसके पास आविष्कार या खोज करने की योग्यता है उसे तो संस्कृत व्यक्ति कहेंगे ही, लेकिन साथ में जो दूसरों के लिए जीता है, परोपकार करता है, त्याग करता है, उसे भी हम लोग संस्कृत व्यक्ति ही कहेंगे। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने बताया है कि अब असंस्कृति क्या होती है। तो यहाँ पर आगे वो लिखते हैं कि मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसको संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति। जैसे हमने देखा था संस्कृत व्यक्ति या संस्कृति क्या होती है, वो योग्यता होती है जिससे कोई आविष्कार या खोज होता है, त्याग और परोपकार भी होता है, लेकिन एक ये भी था। लेकिन अगर कोई इंसान आत्मविनाश के साधन का आविष्कार करे जिससे दूसरों का कल्याण ना हो, जिससे दूसरों का अहित हो, दूसरों का बुरा हो, अगर वैसे आविष्कारों का कोई इंसान मतलब वैसे कोई आविष्कार करता है, कोई इंसान ऐसा करता है, तो उसे हम लोग संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति, है ना। तो यहाँ पर लेखक आगे लिखते हैं कि जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उसे हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। वो योग्यता जिससे वो आत्मविनाश के साधन का आविष्कार करता है, वो योग्यता को संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति। एवं जब आविष्कार हो गया तो वो जो सभ्यता है जिससे आत्मविनाश होगा, सबका अहित, सबका अकल्याण होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सभ्यता कहेंगे या असभ्यता कहेंगे। तो यहाँ वो लिखते हैं, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति हो जाएगी। मतलब अगर जो संस्कृति है, मतलब आविष्कार हम लोग ले सकते हैं, खोज है, अगर उसका कल्याण की भावना से नाता टूट गया तो वह फिर संस्कृति नहीं, असंस्कृति कहलाएगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि संस्कृति का आत्म कल्याण या फिर कल्याण की भावना से अगर नाता टूट जाएगा, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होगी। और असंस्कृति का परिणाम क्या होगा, असभ्यता। जैसे संस्कृति का परिणाम, संस्कृति से क्या मिला, योग्यता से क्या मिला हमें, वो आविष्कार मिला या फिर वो सभ्यता मिली। तो संस्कृति का परिणाम होता है सभ्यता। लेकिन अगर इस संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट गया तो वो असंस्कृति होगी, और असंस्कृति का जो परिणाम होगा वो असभ्यता ही होगा। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने आगे लिखा है कि तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, जैसे यहाँ पर एक लाइन है कि संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। तो ये एक लाइन आई थी कि कूड़े करकट जो यहाँ पर कहा गया है लेखक द्वारा, वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, उससे हम क्या समझते हैं। तो ऐसे करके तो आपको लाइन भी पढ़नी है, ठीक है, और क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आपको देखना है। तो यही है, एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आए हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग काव्य खंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 8 क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस 2025 के ही हैं, नहीं 24 के भी हैं। 2 क्वेश्चन 2024 के हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, और उसके बाद सारे 2025 के क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको अगर मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ के आधार पर संस्कृति और असंस्कृति में अंतर बताइए। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक संस्कृति शब्द है, एक सभ्यता है, एक असंस्कृति एवं एक असभ्यता है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसकी थोड़ी परिभाषा है, आप कैसे आप उत्तर बना के इसमें लिख सकते हैं। तो संस्कृति पाठ के आधार पर संस्कृति और असंस्कृति में अंतर बताएं। 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 25 से 30 शब्द में हम लोग को लिखना है। तो संस्कृति एवं असंस्कृति में बहुत अंतर होता है। ये मैंने एक लाइन लिख दिया, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, पर स्टार्टिंग में मैंने ये लिख दिया कि संस्कृति और असंस्कृति में बहुत अंतर होता है। संस्कृति कल्याणकारी होती है एवं विकास करती है। तो संस्कृति क्या है, कल्याणकारी होती है, कल्याण होता है उससे, और विकास होता है।
असंस्कृति अकल्याणकारी होती है, वो आत्मविनाशक होती है या आत्मविनाश करती है। ठीक है, तो असंस्कृति बिल्कुल उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत हो जाएगी संस्कृति के। तो संस्कृति कल्याणकारी होती है तो असंस्कृति अकल्याणकारी होती है, एवं संस्कृति विकास करती है और वहीं पर असंस्कृति आत्मविनाश करती है या आत्मविनाशक होती है। संस्कृति का कल्याण से नाता टूट जाने पर वह असंस्कृति हो जाती है, आप ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को संस्कृति पाठ के आधार पर समझाइए। तो सभ्यता और संस्कृति, वो योग्यता और उस योग्यता के कारण जो उसका परिणाम निकला, जो आविष्कार हुआ, जो परिणाम निकला, वो सभ्यता। तो सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को संस्कृति पाठ के आधार पर समझाइए। 2025 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द। तो संस्कृति क्या है? तो संस्कृति किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके बल पर वह कुछ नया आविष्कार कर सकता है या त्याग कर सकता है या परोपकार, क्योंकि हमने देखा था उसे भी संस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा जो नया आविष्कार करता है, खोज करता है अपनी योग्यता से, और उसे भी संस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकार करता है, त्याग करता है सब कुछ। तो इसीलिए यहाँ पर संस्कृति किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके बल पर वह नया आविष्कार करता है, त्याग करता है और परोपकार करता है। सभ्यता भी हमें समझाना है। तो सभ्यता क्या है कि संस्कृति का परिणाम। तो संस्कृति का जो परिणाम होता है वो सभ्यता है, जैसे संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार। तो संस्कृति योग्यता है, उसके द्वारा किए गए जो आविष्कार है, वो जो आविष्कार है, जो मूर्त रूप है, वो हमारी सभ्यता होगी। तीसरा क्वेश्चन, आज का वैज्ञानिक किस आधार पर न्यूटन की तुलना में अधिक सभ्य कहलाएगा? क्या आप संस्कृत पाठ के लेखक की इस अवधारणा से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आज का वैज्ञानिक किस आधार पर न्यूटन से अधिक सभ्य कहलाएगा? हमने देखा था कि न्यूटन से किस तरह आज का वैज्ञानिक या भौतिक छात्र या भौतिक विद्यार्थी किस तरह अधिक सभ्य कहला सकता है। क्या आप संस्कृति पाठ के लेखक की इस अवधारणा से सहमत हैं? मतलब लेखक ने जो अवधारणा दी है उससे क्या आप सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, मतलब तर्क के साथ, कारण के साथ दीजिए कि ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं। तो हाँ, आज का वैज्ञानिक न्यूटन से अधिक सभ्य कहलाएगा। आज के वैज्ञानिक को न्यूटन के नियमों के साथ साथ और कई बातों की जानकारी है जिसके कारण वो अधिक सभ्य कहलाएगा। तो अधिक सभ्य क्यों कहलाएगा, है ना? वो इसलिए कहलाएगा क्योंकि आज के वैज्ञानिक को न्यूटन के नियम वो तो पता है ही, लेकिन उसके साथ साथ और कई बातों की जानकारी है जिसके कारण वो अधिक सभ्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फिर से 2025 का है कि संस्कृति पाठ के संदर्भ में असंस्कृति और असभ्यता किसे कहेंगे? सो उदाहरण लिखिए, मतलब उदाहरण सहित लिखिए। तो संस्कृति पाठ के संदर्भ में संस्कृति सभ्यता, तो असंस्कृति असभ्यता, इसके बाद में भी लास्ट में बताया गया, आप पढ़िएगा। तो संस्कृति पाठ के संदर्भ में असंस्कृति और असभ्यता किसे कहेंगे? सो उदाहरण लिखिए। 2025 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द। तो असंस्कृति क्या है कि जब संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाता है, नाता। तो जब संस्कृति है उसकी कल्याण की भावना से जो नाता होता है, वो नाता अगर टूट जाता है तो उसे ही हम असंस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाना असंस्कृति है। उदाहरण भी पूछा है तो उदाहरण, मानव की योग्यता से विनाशकारी साधनों का आविष्कार। तो योग्यता होती है, तो जिस योग्यता से विनाशकारी साधन बने उस योग्यता को असंस्कृति कहेंगे। तो उदाहरण में मानव की योग्यता से विनाशकारी साधनों का आविष्कार। अगला हमारे पास है असभ्यता। तो जैसे संस्कृति का परिणाम सभ्यता, संस्कृति का परिणाम सभ्यता, उसी तरह असंस्कृति का परिणाम असभ्यता। तो असभ्यता क्या है? असंस्कृति का परिणाम। उदाहरण, वो आत्मविनाश के जो साधन है, जो मूर्त रूप है, वो साधन हो गए असभ्यता, और जो योग्यता थी जिसके कारण ये आविष्कार हुए वो असंस्कृति। तो असभ्यता असंस्कृति का परिणाम एवं उदाहरण आत्मविनाश के साधन। 5वां क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति शब्दों का अर्थ संस्कृति पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, हल्के से वर्ड्स पर बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। 2025 के अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चन थे। तो फिर से सभ्यता और संस्कृति का हमें अर्थ कहना है या लिखना है। तो संस्कृति किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके बल पर वह कुछ नया आविष्कार, त्याग और परोपकार करता है। उदाहरण भी है तो उदाहरण हो गया जैसे आग के आविष्कार की योग्यता या सुई धागे के आविष्कार की योग्यता। उसी प्रकार सभ्यता क्या है? तो सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, वो सभ्यता हो गई। उदाहरण आग का आविष्कार या सुई धागे का जो आविष्कार हुआ मूर्त रूप, वो सभ्यता हो गई। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ से ली गई पंक्ति। तो संस्कृति पाठ से एक पंक्ति ली गई है,
संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है। तो लास्ट में एक लाइन आई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें कूड़े करकट से क्या अभिप्राय है, तो वो जो कूड़ा करकट है वो क्या है। तो 2024 में ये क्वेश्चन आया था 25 से 30 शब्द, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कूड़े करकट से अभिप्राय है। अभिप्राय एक अच्छा शब्द है, तो ऐसे आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। से अभिप्राय है या मतलब है कोई वस्तु, परंपरा, ज्ञान या विचार। ठीक है, तो कूड़े करकट से क्या यहाँ मतलब है, कोई भी वस्तु, परंपरा, ज्ञान या विचार जो बदलते समय के संग अप्रासंगिक। अप्रासंगिक मतलब अब उतनी उपयोगी नहीं है ना, ये भी अच्छा शब्द है। मतलब अब वो उतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि समय बदल गया है, तो अब वो उतनी उपयोगी नहीं है जितनी शायद पहले कभी होती थी। लेकिन अब वो अप्रासंगिक है, अब वो उतनी उपयोगी नहीं है। तो कोई भी विचार, कोई भी परंपरा, कोई भी वस्तु या कोई भी ज्ञान अगर बदलते समय के संग अप्रासंगिक हो जाए, कम उपयोगी हो जाए और अकल्याणकारी हो जाए, कि इस समय, इस बदलते समय से अगर वो अकल्याणकारी हो जाए, तो उसको यहाँ पर कूड़े करकट के रूप में कहा गया है ना। तो बदलते समय के साथ अगर कोई अप्रासंगिक और अकल्याणकारी हो जाए, तो यह संस्कृति नहीं है ना। तो ये संस्कृति नहीं है, क्योंकि बदलते समय के संग ये अप्रासंगिक हो। अगला क्वेश्चन भी 2024 का है। संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे हैं, पठित पाठ संस्कृति के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो संस्कृति पाठ के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे है। तो फिर से उनकी डेफिनेशन, उनके उदाहरण करके हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन 2 है। एक और पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर कि संस्कृति अमूर्त होती है और सभ्यता मूर्त होती है। ये भी आप पॉइंट में डिफरेंस में लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये 2024 का ही क्वेश्चन था शायद, तो 2024 में लिख देता। तो सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। तो सुसंस्कृत व्यक्ति, पहले मैंने हेडिंग डाल दी, फिर कोलन, उसके बाद 2 पार्ट्स, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 2 पार्ट्स हम लोग लिखते हैं। जो अपनी योग्यता और प्रेरणा के बल पर किसी भी नई वस्तु का आविष्कार करता है, उसे सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। और साथ में दूसरा पॉइंट, जो निस्वार्थ होता है, त्याग और परोपकार करता है। तो जो निस्वार्थ होता है, त्याग करता है, परोपकार करता है, दूसरे का हित, दूसरे की भलाई करता है, उसे भी संस्कृत कहा जाता है। तो सुसंस्कृत व्यक्ति, पहला पॉइंट, जो अपनी योग्यता और प्रेरणा के बल पर किसी भी नई वस्तु का आविष्कार करता है, एवं दूसरा जो निस्वार्थ होता है, त्याग और परोपकार करता है। तो हम लोग इतने रखते हैं इस चैप्टर में। आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए अलग अलग जगह से देख सकते हैं, क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो एक्यूरेट आंसर होते हैं अलग अलग सैम्पल पेपर या बुक से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा, पूरी लाइन बनाइएगा, ग्रामर का ध्यान रखिएगा ना, बहुत ज़्यादा शब्द मत लिखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो से अपना काव्य खंड शुरू करेंगे, सूरदास के पद। तो पहला हम लोग पार्ट वहीं से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे काव्य खंड में। और अब हम लोग एक बार PDF देख लेते हैं, उसमें हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर पूरा देख लेते हैं। लैंग्वेज में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया मार्किंग स्कीम्स के अनुसार बनाऊं, जैसा है उसमें थोड़ा सा मैंने मार्किंग स्कीम से लेके ये सब आंसर्स बनाए। आप उसको पढ़ सकते हैं, अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला चैप्टर करेंगे। मतलब पहले ही चैप्टर काव्य खंड का, पहले हमने गद्य खंड अब पूरा कर लिया, और इसी तरह धीरे धीरे CBSE क्लास 10 हिंदी क्षितिज में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। तो संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता, असभ्यता, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर को समझाइए। तो हम लोग को अच्छे से लैंग्वेज लिखना है, लाइन पर ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर आज का वैज्ञानिक किस आधार पर न्यूटन की तुलना में अधिक सभ्य कहलाएगा। तो क्योंकि आज के वैज्ञानिक को न्यूटन के नियमों का तो पता है ही, साथ ही उसके साथ और भी चीज़ों की जानकारी है। फिर उसके बाद संस्कृति पाठ के संदर्भ में असंस्कृति और असभ्यता किसे कहेंगे, उदाहरण भी हमें लिखना है। फिर सभ्यता और संस्कृति शब्दों का अर्थ संस्कृति पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सिमिलर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, है ना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अंतर है। तो आप पढ़िएगा ज़रूर क्वेश्चंस को और चैप्टर को। फिर उसके बाद यहाँ पर सुसंस्कृत व्यक्ति के बारे में, है ना, ये देख लीजिएगा आप, 2024 का ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर जैसे एक लाइन ही दी गई है, तो आप लाइन का भी ध्यान रखिएगा, उस लाइन से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इन सब का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग काव्य खंड शुरू करेंगे, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग
CBSE क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।